हम बात करेंगे पाकिस्तान की शानदार फतह की। ये वो फतह है दुश्मन को महज 5 घंटों में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मोदी जो है वो नेतन्याहू का रेप्लिका है। इस पूरे गेम के पीछे इसराइल बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर था। मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। तो पाकिस्तान ने उनको इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और इंटरनेशनल बेस इंक्वायरी की ऑफर करी है। उनकी जब पिटाई हुई तो उन्होंने अमेरिका की मिन्नत तल्ले की है और कहा कि हमारी जान छुड़ाओ, ये तो हमें और मारेंगे। बिल्कुल सर, डीजी आईएसपीआर से ये क्वेश्चन भी हुआ रिगार्डिंग द ऑपरेशन नेम ना बुनियानुम मरसूस, तो उन्होंने कहा ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ारा शफी और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार निसार सैयद साहब। और आज की इस खुसूसी नशिस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान की शानदार फतह की। ये वो फतह है जिसने दुश्मन को महज 5 घंटों में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारतीय जारियत का पाक अफवाज ने दंदान शिकन जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी अफवाज की काबिलियत, उसकी महारत और प्रोफेशनलिज्म की आज दुनिया मोतरफ है। तो सर, पाकिस्तान ने जो ये कामयाबी आज हासिल की है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें पीस की जीत हुई है और जारियत की हार हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हिंदुस्तान जो इस इलाके का चौधरी बनना चाहता था, हिंदुस्तान जो हिंदू तवा के ज़रिए, हिंदू एक्सट्रीमिज़म के ज़रिए इस रीजन का इजराइल बनना चाहता था। जैसे हम पहले भी कहते रहे हैं कि मोदी जो है वो नेतन्याहू का रेप्लिका इस रीजन के अंदर। इस तरह नेतन्याहू ये चाहता है कि मिडल ईस्ट के अंदर अपनी हेजमनी कायम करे और मुसलमानों को दबाए। सेम यही लाइन जो है वो इंडिया ने ली हुई थी। और आपके सामने कि जिस तरह से ड्रोन्स जो हैं, इसराइली ड्रोन्स इसमें यूज़ हुए हैं, इसराइली इंटेलिजेंस मूसाद ने जिस तरह इंडियंस को सपोर्ट करी है और उनके जहाज़ मुसलसल जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक नई दिल्ली में उतरते रहे हैं, तो उससे ये बात वाज़ेह थी कि इस पूरे गेम के पीछे इसराइल बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर था। और बहरहाल मुश्किल है हमारे यहाँ कहना, लेकिन ये कि अमेरिका का किरदार भी इसमें फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी जुर्रत, बहादुरी के ज़रिए, अपनी आवाम की सपोर्ट के साथ और परवरदिगार के लुत्फ़ व इनायत से एक बड़े दुश्मन को ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि इबरतनाक शिकस्त दी। बिल्कुल सर, और आई थिंक ये भी बड़ा एस्टेब्लिश हो गया ना कि जंगें जीती जाती हैं ईमान के साथ, जज्बे के साथ, तादाद से नहीं जीती। जी ये तो आर्मी चीफ मुसलसल कहते रहे कि आप अददी तौर पर बरतरी रखें भी, लेकिन जब हम रिटेलिएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और पाकिस्तान की फ़ौज ने बहरी, बर्री, फ़ज़ाई और तमाम लोगों ने ये साबित कर दिया कि अपने अज़म और अपने इरादे के साथ और खुदा की जो ताईद गैबी है ना, जिस तरह अबराहा के लश्कर पे अबाबीलों के कंगरों ने जो है वो खाने काबा को बचाया था। जब आप परवरदिगार पे अपना तवक्कल करते हैं, जब उस पर इन्हिसार करते हैं, तो फिर जो है वो गैबी इमदाद आपको जैसे जंग ओहद में मिली थी, ऐसी ही गैबी इमदाद आपके सामने आती। और यहाँ पर हमने देखा कि गैबी इमदाद भी आई और जज्बे ईमानी भी साथ साथ मौजूद था। यानी हमने टोटल जो है वो अपनी टेक्निक पे काम किया। यानी हम, उनके पास अगर राफेल था, उनके पास S-400 था, तो हमारे पास भी टेक्निक थी कि हमने कम खर्चे में किस तरीके से दुश्मन को शिकस्त देनी है। तो ये हमारी वॉर स्ट्रेटजी, जो हमारे जो फौजी सरबराहान हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने जो वॉर स्ट्रेटजी बनाई थी वो बहुत ही शानदार थी और भारत को लग पता गया है। सर बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया राफेल को, तो भारत अभी भी कहीं ना कहीं डिनाइल में है कि राफेल नहीं गिरे, क्योंकि हमने देखा कि जब उनके एयर चीफ मार्शल आए, उनसे सवालात हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जंगों में तो नुकसान होता है, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी तो हम हालत जंग में। देखिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी हैं, ऑफिशियल्स जो उनके स्पोक्समैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने बाकाज़ाब्ता तौर पे जिस एरियाज़ में इनको निशाना बनाया गया उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए कि हमने आपका ये जहाज़ यहाँ निशाना बनाया है, उसकी सारी चीज़ों को उन्होंने वाज़ेह किया है। तो इसमें कोई चीज़ छुपी भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ मारी गई है। इनके दावे जाली निकले, हमारे दावे जो थे वो हमने साबित किए। पहले हमारी मुसल्लह अफवाज ने 5 जहाज़ों को गिराने का दावा किया था, और अभी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 6 जहाज़ों के गिराने का दावा किया। 6-0 पे उन्होंने काम किया है, और जिसमें 3 राफेल हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि राफेल के बाद और S-400 जो इनका डिफेंस सिस्टम है रशिया का, जो दुनिया का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसके बाद इंडिया ये बात समझने लगा था
और वो इस एरोगेंस में था कि उससे बड़ा इस वक्त इस रीजन में ताकतवर कोई भी मौजूद नहीं है, और उसकी ये जो एरोगेंस थी ये उसके सामने आ गई। सर, तो रीजन में जो बैलेंस ऑफ पावर है, आप समझते हैं वो अब तब्दील हो गया है? जी, इंडिया की जो चौधराहट थी, जो उसको चौकीदार बनाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से और यूरोपीय ममालिक की तरफ से, आप पहले देख सकती हैं कि पहलवामा का जब अटैक हुआ था पुलवामा का, तो 2019 में किस तरीके से ऑल आउट सपोर्ट की गई थी इंडिया की। सब ने उसके ऊपर आंखें बंद कर ली थी और पाकिस्तान को ये कहा गया था कि वो टेररिज्म स्पॉन्सरशिप को बंद करे, यानी एक पूरा चार्ट फ्रेम किया गया था। लेकिन आपको इस 2025 के अंदर ये दिखाई देता है कि जब जो है वो उसकी इस जो अमेरिका जो एस्केलेशन इसने जो क्रिएट करी थी और इसने जो पाकिस्तान के खिलाफ माहौल शादी की थी, उस पर कुछ तरह की सपोर्ट नहीं मिली। सर, इतना ड्रामा किया लेकिन इन दी एंड नैरेटिव बिका नहीं, इसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज़ को एविडेंस नहीं कर सके, आपके पास कोई सबूत नहीं था। आपने पाकिस्तान पे चार्ज फ्रेम किया, पाकिस्तान ने कहा कि आप थर्ड पार्टी इंटेरोगेशन कराना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, कराएं। आप एलिगेशन, आपको एक बंदा नहीं मिला जिसने मारा है। आपने पहलगाम में जो वहाँ पे आप पॉपुलेशन को तकसीम करना चाहते हैं, वहाँ पर शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन कर रहे हैं, वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, एक मुसलमान पॉपुलेटेड एरिया के अंदर आपने 2 साल के अंदर सिर्फ 85,000 हिंदुओं को लाकर जो है वो दीगर इंडिया के इलाकों से जाके आबाद किया है। उनको वहाँ का जो है अपना PRC डोमिसाइल दिया है, उनको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस देते हैं। आप उनको वहाँ पे शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे वहाँ की आवाम रिटेलिएट करेगी। कश्मीर जो है वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, आप वहाँ पर डेमोग्राफी जब चेंज करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन को आप उसका मलबा पाकिस्तान पर डालेंगे तो उसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, और आप एविडेंस देने में नाकाम रहे, इसलिए आपका नैरेटिव नहीं बिका। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो मोदी हैं या भारत है बहुत ज़्यादा एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं? क्योंकि ये जो घिसा पिटा इनका स्क्रिप्ट है कि टेररिज्म खुद करो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद करो, उसका सारा मलबा डाल दो पाकिस्तान पे और प्रिटेंड ये करो कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और इसे आइसोलेट कर दिया जाए। तो ये स्क्रिप्ट अब बहुत पुराना हो गया है। मेरे ख्याल से जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं शायद वो भी इस स्क्रिप्ट को अब फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, इंडिया की जो इस वक्त जो प्रेजेंट जो वहाँ पर रिजीम है वो एक एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है, जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म की बात करता है, जो मुसलमानों से दुश्मनी की बात करता है। और आप ये देख सकती हैं कि इजराइल भी सेम यही काम करता रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। उसने हॉलोकॉस्ट के नाम पे पहले सिंपैथी गेन करी, तो उसने गज़ा में फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम किया, लेकिन वो भी उसका वो नैरेटिव नहीं बिका। उसने जिन लोगों को टेररिस्ट करार दिया था उनके पास जो लोग मौजूद थे वो सालिम निकले। कल भी आप देखें एक अमेरिकन सिटीज़न जो है वो उन्होंने ट्रम्प के हवाले किया, यानी अमेरिका के हवाले किया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो मारा जा चुका है। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ये टेररिज्म का जो स्लोगन था, जो अलकायदा बर्रे सग़ीर और इस तरह के दहशतगर्द ग्रुप्स के ज़रिए जो है वो दाइश के ज़रिए इस्टेब्लिश मगरिब ने किया था, ये सारे मगरिब के ऑफशूट्स थे। उस नैरेटिव को इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस ने मुस्तरद करवा दिया। उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी के ज़रिए, अपने सिला रहमी के ज़रिए और अपने पीस के जो उनकी पीस लविंग सिस्टम है उसके ज़रिए उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। सेम पाकिस्तान ने इस नैरेटिव को बिकने नहीं दिया। जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ और इंडिया ने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उसका मलबा पाकिस्तान में डालने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने उनको इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और इंटरनेशनल बेस इंक्वायरी की ऑफर करी है। उन्होंने कहा कि पहले आप एविडेंस तो करें। आपने मिनट्स के अंदर FIR काट दी पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट की। तो ये पूरे दुनिया को मालूम चल गया कि ये एक पूरा प्लांटेड ड्रामा था जिसको मोदी ने आइंदा अपनी इलेक्शन के लिए और अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए किया। और सर, इस बार किसी ने सीरियस भी नहीं लिया। अभी आपने जिक्र किया ट्रम्प का, तो इस सारे एपिसोड में जो ट्रम्प का रोल है बड़ा क्वेश्चनेबल रहा है, इन द सेंस कि जब पाकिस्तान बताता रहा कि जनाब जारियत हो रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन करें, तो सबको सांप सूंघा हुआ था। ट्रम्प का बयान आया जी, टिट फॉर टैट हो गया। उधर से JD वेंस आ गए, वो कहते हैं जी हमारा मसला नहीं है, हम नहीं कूदेंगे। फिर ऐसा सर अचानक क्या हो गया कि ट्रम्प का एकदम खुद ट्वीट आ गया, जनाब दोनों जो फरीक हैं वो सीज फायर के लिए रजामंद हो गए हैं। देखिए, इन्होंने भारत को पूरा मौका दिया है फ्रॉम 22 अप्रैल टू 10 मई तक कि भारत पाकिस्तान पे अपनी जारियत करें। इनको ये अंदाज़ा था कि चूँकि पाकिस्तान एक सेंसिबल स्टेट है और पाकिस्तान ने कभी भी अपने न्यूज़ को एज अ वेपन इस्तेमाल करने की बात नहीं करी, बल्कि बैलेंस इन रीजन की बात करी है ताकि ताकत का तबादुल बराबर रहे। उन्होंने जो कन्वेंशनल जो हथियार थे इंडिया के पास, उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा
पेशरफ्त करी, बहुत तेज़ी से ख़रीदे हैं। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया जो है वो तीसरा बड़ा ख़रीदार है हथियारों का, ठीक है। यानी उसकी जो इस रीजन में हुक्मरानी की जो भूख है ना, वो ख़त्म नहीं होके दे रही थी। उसने राफेल ख़रीदे, उसने S-400 ख़रीदे और बहुत सारे कन्वेंशनल वेपन ख़रीदे कि ताकि पाकिस्तान को डिच कर सके, बुली कर सके, और ये उसने काम किया बाकायदा। और उसके साथ साथ मगरबी ताकतें जो उसको इस इलाके का चौकीदार बनाना चाहती थी, इस इलाके में चाइना को कंटेन करने के लिए और पाकिस्तान को डिच करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान, इसको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त सबसे बड़ी इस्लामी दुनिया की जो इस्लामी फोर्स है वो पाकिस्तान की है। इस वक्त जो दुनिया में वाहिद एटॉमिक इस्लामी ताकत है वो पाकिस्तान है। तो उसको डिच करना, इसका मतलब है पूरे आलम इस्लाम को वो मायूस करना चाहते थे, डिसअपॉइंट करना चाहते थे, जैसे वो चाहते हैं कि अपनी हुक्मरानी। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सेंसिबली इंडिया के इस एग्रेशन का जवाब दिया है, और वो ताकतें जो समझती थी कि इंडिया जो है इस रीजन में हमारा चौकीदार बनेगा, उनको शदीद मायूसी हुई है। वो राफेल जिसके ज़रिए वो चाह रहा था कि वो इस एरिया में अपनी पूरी हेजमनी बनाए, वो बुरी तरह से नाकाम हो, बल्कि 3 गिरा दिए गए। यानी राफेल की तारीख में भी ये इतना बड़ा बुरा सौदा नहीं हुआ कि फ्रांस के शेयर्स गिर गए उसके राफेल के। S-400 एक बेहतरीन तरीन डिफाई सिस्टम है रशिया का, इन्होंने रशिया की भी इज्जत खाक में मिला दी इंडियंस ने। उसको अटैक किया है पाकिस्तानी जी, एक कहते हैं कि पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है आदमपुर वाला, और दूसरा जो कहते हैं कि उसके बारे में कहते हैं कि वो पार्शल जो है वो नकारा बनाया पाकिस्तान ने। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेटजी है वॉर, और उनकी कामयाबी है कि उन्होंने इंडिया की और इंडिया के पुष्ट पनाह जो ताकतें हैं उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया। और सर, एज वी ऑल नो कि 192 कंट्रीज़ में पाकिस्तानी एयरफोर्स एक ऐसी एयरफोर्स है जो कि अपने जेट्स खुद बनाती है, बिकॉज जिस तरह से अमेरिका ने F-16 सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद हमें देना बंद कर दिए थे, तो उसी वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि वेस्ट के क्या मकासद हैं, और हमने अपनी स्ट्रेंथ बनाना तब से ही शुरू कर दी थी। देखें, ये जो बड़े वेपन्स हैं, इसके लिए जो आप एग्रीमेंट्स करते हैं उसके लिए आलमी अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है। इन्होंने इन तकरीबन 10-11 सालों के अंदर कोशिश की कि पाकिस्तान को ये जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं ये ना मिलें। इसमें अमेरिकन सैंक्शन शामिल है। आपको पता है कि F-16 के पार्ट्स हमें नहीं मिले, ठीक है ना। F-16 की कंसाइनमेंट्स हमारी कैंसिल कर दी गई। तो ये इसने हमें मजबूर किया कि हम ऑल्टरनेट वर्जन्स पे जाएं। हमने चाइना के साथ मिलकर अपनी मिलिट्री प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करी। इवन हमारी अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने अपना हथियार बनाना शुरू किया। हमने किसी पर डिपेंड नहीं किया, और आज ये नॉन डिपेंडेंसी ही काम आई कि आज हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी आवाम की हिफाजत कर सकते हैं। और इंडिया और उस तरह की जो रीजन में ताकतें हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को नाकाम बनाए, जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमले करें, उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो खाकसर हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 8 तारीख की रात को या 9 तारीख की रात को जो इंटरनेशनल ग्रुप है सहाफ़ियों का, उस दर से मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए कि कराची की क्या सिचुएशन है। फॉरेनर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हम तो 8 तारीख को पिकनिक पे जा रहे थे, 8 या 9 तारीख को। वो जा भी साहिल समंदर पे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कराची एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है। इंडियन मीडिया चैनल पे तो नहीं देखा आपने कहीं? आप INS विक्रांत तो नहीं दिखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिखा, मैं तो देखते ही परेशान था। उन्होंने बोला कि कराची एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है। लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त हो गया था। ये बिल्कुल सीरियस मैं बता रहा हूँ कि वो इंडियन जर्नलिस्ट नहीं बोल रही है, ये इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को भी इनके मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट करी कि वो सीरियसली फ़ोन कर रहे थे। मैंने भाई मैं अभी बहुत करीब हूँ इस वक्त जो है वो कराची के जो सी से, और अभी हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, सब चिल्ड कर रहे हैं, और हम भी वही करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो हम तकरीबन 12 बजे निकले हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं। तो ना कहीं धमाका था ना कुछ था, जबकि इंडिया के जर्नलिस्टों ने और इंडिया के चैनल ने कराची तबाह कर दिया था, कराची एयरपोर्ट तबाह कर दिया था, कराची पोर्ट तबाह कर दिया था, में धमाके, इवन ये इस्लामाबाद तबाह कर चुके थे। तो देखें, इनका एजेंडा तो यही था कि ये कराची और इस्लामाबाद और हमारे कैपिटल सिटीज़ को तबाह करना चाहते थे। हमारे न्यूज़ के जो रिजर्व थे उनको तबाह करना चाहते थे, हमारी साइट्स पे हमला करना चाहते थे। जो इनका ख्वाब था, ये ख्वाब था इनका, इसको समझने की ज़रूरत है। ये प्रोपेगेंडा नहीं था। लेकिन हमारी फ़ौज ने, हमारी फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए इनके तमाम इन अटैक्स को नाकाम बनाया है। ठीक है, क्रेडिट गोज़ टू आवर आर्मी, ठीक है ना, इसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और पूरी दुनिया ये देख रही थी, ये तमाशा देखना चाहती थी किस तरह इंडिया जो है वो पाकिस्तान को नाकारा करता है, पाकिस्तान को बर्बाद करता है। लेकिन उनके ये तमाम ख्वाब जो है सबके चकनाचूर। सर, लेकिन देखें ना, जब इंडिया की जानिब से पैर दर पे हमले हो रहे थे, इन्होंने ड्रोन्स भेजे, इन्होंने मिसाइल्स फायर किए,
तो शायद लोग समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान में ना कोई एक डिवाइड है और लोग शायद उस तरह से अपनी अफवाज के साथ खड़े नहीं होंगे। तो आप नहीं समझते कि एक बड़ा बीफिटिंग सा जवाब गया है कि हम सब यूनाइटेड हैं और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं? देखें, ये सबसे अच्छा है इस कौम के अंदर कि जब मुश्किल वक्त आता है हम्म, तो ये एक हो जाती है। क्राइसिस में हम मजबूत लोग हैं। जी। हम जो है वो हालात अमन के लोग नहीं, हम हालात जंग के लोग हैं। हम्म, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ये 5-6 लाख नहीं थी, बल्कि ये 25 करोड़ लोग थे जो अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए थे। आपने देखा है कि जो अफवाज पाकिस्तान जो है वो टैंक से मिसाइल फायर कर तो रही लोग थी, बैठे देख रहे हमले थे। कर रहे थे, लोग इस- साथ खड़े हुए थे उनके साथ। सर मुझे तो तो ये लगा कि इनका मोटिवेशन बस है। चले कि ये बैठ जाए मिसाइल पे और देख कर आए कि सही जगह गिर भी रहा है कि नहीं गिर रहा। पाकिस्तानी कौम बहुत चार्ज कर रहा जी। है। और आप देखें हमारी पॉलिटिकल जो फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ जो है लॉगर हेड थी, एक दूसरे की अपोनेंट्स थी, वो सब एक हो गए और सब ने मिलकर हिंदुस्तान का जवाब दिया, एक जबान हो गए। कुछ 19-20 हो सकता है चीज़ों के अंदर कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन एक चीज़ सब थी कि मुल्क की दिफा के खातिर सब एक हैं। जी। और ये एक बहुत वादे जवाब था। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो डिवाइड है वो इस वक्त परेशान है। तो परेशान इस वक्त वो इस अपनी जिल्लत में जो उनके मीडिया ने जो हाई पीरियड की थी, नॉन सेंसिबल मीडिया है। मैं तो परेशान था कि ये जो है हमारे इवनिंगर्स को भी क्रॉस कर गया है इनका मीडिया। ठीक है, हमारे यहाँ भी एक ज़माने में सर- इवनिंगर थोड़ी जी, सेंसेशन जी। पैदा करते थे, लेकिन इस वक्त जो इंडियन मीडिया ने जो थरथरी मचाई हुई थी कि जैसे पाकिस्तान 2 मिनट बाद फतह होने वाला है, तो इंडियन मीडिया की इस हरकतों पर तो उनकी आवाम जो है उनसे सरापा एहतजाज है। उनके जितने भी बड़े बड़े एंकर्स थे और उनके जो जो रिटायर्ड फौजी थे वो शर्मिंदा हैं। जो कल कराची में आके चाय पीने चाह रहे थे, जो इस्लामाबाद में नाश्ता करना चाह रहे थे, आज वो दिखाई नहीं दे रहे कि वो कहाँ चले गए हैं। तो पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की आवाम ने एक भरपूर जवाब दिया अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, और सारे लोग शीशा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं दुश्मन के। सर वहाँ पे कांग्रेस के एक रहनुमा है शशि थरूर, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब कोई खतर वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान और उसकी अफवाज अब बहुत ज़्यादा मजबूत है। सिमिलरली मैंने देखा कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मोदी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, हमें पाकिस्तान और चाइना को दूर करना चाहिए था, लेकिन मोदी ने उनको मज़ीद करीब कर दिया है। देखिए, मैंने कई डिफेंस एनालिस्ट से सुना, जो सीनियर फौजी हैं उनसे सुना, और बाहर के लोग भी आपको नज़र आएगा ये कहते हुए 1962 में चाइना ने इंडिया की बहुत फेटी लगाई थी। ठीक है ना, और ये जो फेटी हमने लगाई है ये 62 से भी बड़ी फेटी, यानी इंडिया को जो है वो होश ठिकाने आ गए हैं उनके। आप देखें मल्टीपल, यानी हमने जो साइट उनकी अटैक करी है वो तबाह हुई है। जो साइट हमने अटैक करी, हमने उनकी कोई पब्लिक प्लेसेस को या उनकी रेजिडेंस या सोसाइटीज़ को अटैक नहीं किया, हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। हमने उनकी चेक पोस्टों को, उनके जो आर्म डिपोज हैं, उनके S-400 के जो रिजर्व से, उनके बरामोस के जो रिजर्व से, उनके एयर बेसिस हैं, हमने जिसको निशाना बनाया है वो तबाह हुआ है। और इंडिया को पता नहीं चला कि उनका सिस्टम कैसे हैक हुआ है। इसमें क्रेडिट गोज टू हमारी जो साइबर जो टीम थी उसको भी जाएगा। जैसे हमारी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज हैं, उसी तरह पाकिस्तान की जो साइबर फोर्स है उसने भी बहुत बड़ा काम किया है। सर लेकिन अब ये तो बड़ा वाज़ी हो गया ना कि जो भारत का डिफेंस है, उनकी सिक्योरिटी है, वो कितनी ज़्यादा वर्नरेबल है और कोई भी उसे ब्रीच कर सकता है इजीली। लेकिन कोई ब्रीच करे ना करे, हमने ब्रीच कर दिया। हाँ। हम उसके जो हैं वो रिवायती हरीफ हैं, वो हमारा रिवायती हरीफ है। सही। हम उसके लिए बने हैं, वो हमारे लिए बना है। उसको जो घमंड था वो हमने उसका घमंड जो है खाक में मिला दिया है, और पाकिस्तान ने उसको बदतरीन शिकस्त दी है। मतलब इसकी मिसाल जो है वो भारतीय सदियों याद रखेंगे। सही। सर अब अभी हम बात कर रहे थे कि भारत में जनाब मोदी परेशान है, भारतीय परेशान है, क्या हमें परेशान होना चाहिए? बिकॉज बिहार का जो इलेक्शन है उसके लिए सारा ड्रामा किया गया, वो ज़्यादा दूर नहीं है अभी। क्या दोबारा से कोई मिस एडवेंचर मोदी भारत कर सकता है? देखिए, दुश्मन से गाफिल तो कभी भी कोई नहीं रहता, और मुसल्लह अफवाज ने साबित भी किया है कि हम अपने दुश्मन से गाफिल नहीं थे। हमने पहले कोशिश करी डिप्लोमेटिक अंदाज से मसला हल हो, फिर हमने डिफेंस की पॉलिसी अपनाई। जब उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस करी तो हमने रिटेलिएशन किया है। ठीक है, तो हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो इनकी इन हरकतों से गाफिल नहीं है। आपके सामने था कि इनके अटैक से पहले हमारे इदारे ही रिपोर्ट दे रहे थे ना हमारे वजीर दिफा को, जो बोले थे 36 आवर्स आर क्रूशल। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता चुके थे कि 36 घंटों में, 48 घंटों में कोई हमला होने वाला है, ये कोई मिस एडवेंचर करने वाले हैं। तो हमारे पास ये इतलात होती हैं। पाकिस्तान उनकी रगों में बैठा हुआ है, उनकी जड़ों में बैठा हुआ है। तो भारत के पास हमारी एक्सेस इतनी अच्छी नहीं है, और ये साबित भी हुआ। अलबत्ता हमारे पास इनका बहुत अच्छा एक्सेस मौजूद है।
तो इसलिए वो अगर कोई एडवेंचर करेगा तो इसको उससे भयानक जवाब मिलेगा। सर इनका डाटा जो साइबर अटैक्स से लीक हुआ वो डार्क वेब पर फॉर सेल था। आपको नहीं लगता वेस्ट इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा? बिकॉज जाहिर है बहुत सारे जो बैंक सेंटर्स हैं, फिर कॉल सेंटर्स हैं, उनका डाटा भी होता है और ये सिलिकॉन वैली बनाने के भी ख्वाब देख रहे थे। जी, ये ख्वाब ही तो इनको जो है एक जंगी जो है बदमाश के तौर पर सामने लेकर आए कि इन्होंने जी। बोला कि हम जब इतनी तरक्की कर रहे हैं तो अब हम जंगी बदमाश के तौर पर भी साबित करें कि हम इस रीजन को टेक ओवर कर सकते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से इनकी चीज़ें वनरेबल हैं, तो अब जो इंटरनेशनल कंपनीज जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस और अपने कॉल सेंटर जो बेंगलोर में रखे हुए हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस इंडिया के साथ कि जिसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, जिसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट करके गलती करी है, जिसको वो चौकीदार बनाना चाह रहे थे तो उन्होंने उनके राफेल के रेट गिरवा दिए, S-400 को तबाह कर दिया, तो उसके बाद वो किस तरीके से इस पे एतबार कर सकते हैं। दूसरी बात समझने की ज़रूरत है कि इंडिया जिनका गुलाम था वो अपनी ताकत घुंड में उन गुलाम अपने आकाओं की बात मानने से भी कुछ अर्से गुरेजा रहा है। जी। यानी आप देखें G7 ने इंडिया के इस जो एग्रेशन है उसको सपोर्ट नहीं करी है, इससे पहले वो उसको सपोर्ट करते रहे हैं। इवन यूएस ने भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर से जो बात हुई है उसमें उसने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया है। उसने कहा है कि लोग अपने आप को तहम्मुल करें, टॉलरेंस करें और चीज़ों को, पीस को जो है ना इंडोर्स करें। तो इंडिया को इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली है, यानी इंडिया इस वक्त जो है वो एक नॉन क्रेडिबल एक जो है ना वो टूल के तौर पे सामने आया है। इंडिया को आप कोई क्रेडिबल और उसको जो है वो एक लॉन्ग अलाई नहीं कह सकते। यानी जिस तरह उनके लिए इजराइल बहुत अहम है, इस तरह उन्होंने इंडिया को भी डेवलप करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इंडिया उनके लिए वक्ती तौर पे तो फायदेमंद रहा है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं कह सकते। इसको एक और चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इंडिया पर जो वेस्ट की इन्वेस्टमेंट है वो चाइना को कंटेन करने के लिए है, साथ साथ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। सर आप मज़े की बात यह है कि जो चाइना और अमेरिका में एक टैरिफ की जंग चढ़ी थी ना, उन्होंने टैरिफ कम कर दिए हैं, तो वो खुद क्लोज आ गए हैं, इंडिया आइसोलेट हो गया है। देखें सारा इसको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो अमेरिका है वो सुपर पावर नहीं रहा, ठीक है, वो वर्ल्ड पावर है, ठीक है। पहले दो ताकत होती थी, फिर एक ताकत रही अमेरिका। लेकिन जो मुख्तलिफ मौके हुए, यूक्रेन की जंग हुई, मिडिल ईस्ट की जंग हुई, अमेरिका की जो ख्वाहिश थी न्यू मिडिल ईस्ट की वो पूरी नहीं हुई, तो अब जो है ना वो अमेरिका ये सुपर पावर नहीं रहा, वर्ल्ड पावर है। और आहिस्ता आहिस्ता नई पावर जो है ना इमर्ज हो रही हैं। वो शायद नई पावर एक कंट्री के तौर पे हो या ब्लॉक के तौर पर हो। ये जो टाइम था वो एशिया का टाइम शुरू हो गया है। अब पावर शिफ्ट है, ये जो अभी चीजें पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। इस नए जो ब्लॉक गेम बनेगा जिसमें चाइना होगा, रशिया होगा, पाकिस्तान होगा, टर्की होगा, ईरान होगा, ये एक नया ब्लॉक है। इस रीजन में अब जो चीज़ें होंगी वो इनकी मर्जी से होंगी। पाकिस्तान ने भारत की जो फौजी अददी बरतरी थी उसको तबाह करके साबित कर दिया, और चाइना को इससे बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। जो वेस्ट है उसको बहुत नुकसान हुआ है। वेस्ट की कोशिश है कि इस शिफ्ट ऑफ पावर को डिले कर सके, रोक नहीं सकता। देखिए पहली जंग अजीम हुई, नई पावर सामने आई, दूसरी जंग अजीम हुई, नया दुनिया सामने आई, अब ये एक नई दुनिया सामने आ रही है। इस नई दुनिया के अंदर एशिया जो है ना एक बड़ी ताकत है। चाइना ने बहुत अच्छे सस्टेन किया है, उसने अब दुनिया की जंगों से अपने आप को दूर रखा है, लेकिन अब ये 2025 है, चाइना अब एक मिलिट्री कुव्वत के तौर पे भी सामने आएगा, ठीक है। उनके थिंक टैंक्स कहते थे ना कि हमने 2025 से पहले किसी भी एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनना है। आपको ये अब नजर आएगा कि चाइना इस वक्त अमेरिका की उसने अभी ट्रेड हेजमनी को उसको चैलेंज किया और अपनी मर्जी की शराइत बनवाई है। में भी हमने देखा था कि प्रॉक्सीज ही आपस में लड़ती रही, कभी चाइना, रशिया या अमेरिका बिल्कुल सामने आके नहीं लड़े। चाइना ने अपने रीजनल रोल को बढ़ाना है, चाइना ने अपने वर्ल्ड रोल को बढ़ाना है, और अब वो अपने मिलिट्रीली रोल को भी बढ़ाएगा। देखें ये एक पाकिस्तान इंडिया की जंग के साथ साथ ये वेस्ट और ईस्ट की जो टेक्नोलॉजी जंग भी थी, जिसमें वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसको शिकस्त हुई है। तो पूरी डिबेट बन गई है, ठीक है ना। ये होगी अभी और सामने आएगा। दूसरी बात, एक जो प्रोपेगेंडा होता है जो अभी हो रहा है, मैंने कुछ जगहों पे देखा कि पाकिस्तान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट करी, नहीं। इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट पढ़े, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़े, आपको नजर आएगा, ठीक है ना, सब बता रहे हैं कि इंडिया ने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। यानी पाकिस्तान इस वक्त डोमिनेंट पोजीशन पे है, इंडिया रिक्वेस्टिंग मूड पे है। तो आज जो DGMOs की मुलाकात बातचीत हुई हॉटलाइन,
उसमें पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की बात करी है, और ये वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर पाकिस्तान की कंडीशन थी कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो टॉक्स होंगी वो न्यूट्रल प्लेस पे होंगी, वो भी बात मानी गई है। तो इस वक्त हमारा अपर हैंड है, और वो जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपर हैंड है, और इंडिया जो है वो इस वक्त जो है वो हमारे साथ अनकंडीशनल आएगा इंशाल्लाह। सर अभी आपने जैसे की बात की इंडस वाटर ट्रीटी की, भारत ने इसको हेल्थ एंड एम्बियंस रख दिया था, तो अब आपको लगता है कि जो आज डीजीएमओस की बातचीत हुई है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि सिग्नलिंग दी गई है पाकिस्तान की जानिब से कि हम क्या चाहते हैं, तो क्या कोई नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेट होंगे या जो पुराना मुआहिदा था वही बहाल होगा? इंडस वाटर ट्रीटी तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका वर्ल्ड बैंक गारंटर है। 1960 के दौरान ये एग्रीमेंट हुआ था, और ये कहते हैं कि ये वाटर का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है दुनिया का। इंडिया चूँकि झूठा है, हमेशा मक्कारी करता है, तो वो मल्टीपल टाइम्स इसकी वॉयलेशन करता रहा है। ठीक है, बगल में छुरी मुंह पे राम ये राम राम, ये तो उनका सिस्टम है। लेकिन इस कंडीशन में जो अभी कंडीशन सेट हुई है, क्योंकि दुनिया एक कन्वेंशनल वॉर तो बर्दाश्त कर सकती है, दुनिया न्यूक्लियर वॉर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके अंदर लाजमी है कि कोई ना कोई गारंटर क्रिएट होगा, कोई गारंटर सामने आएगा। हो सकता है वो अमेरिका ही हो सकता है वो मिडिल ईस्ट की कोई पावर हो। ठीक है ना, ट्रम्प का जो अभी मिडिल ईस्ट का दौरा है, हो सकता है उसके अंदर भी कोई चीज़ सामने आए, क्योंकि आपको पता है वो यूएई आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है, कतर आ रहा है। तो लगता ये है कि सऊदी अरेबिया ऑन बिहाफ ऑफ यूएस जो है वो अपना कोई बड़ा रोल अदा करेगा। देखें, इसके अंदर भी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर यहाँ पर आए, न्यू दिल्ली गए, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए, न्यू दिल्ली गए। मल्टीपल फोर्सेस के अंदर इन्वॉल्व रही हैं कि ताकि ये जंग ना हो, क्योंकि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो इस जंग को नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि मोदी एक वेस्टर्न एक पपेट है, एक वेस्टर्न स्टूज है, तो वो ये चाहता था कि एक जंग हो, एक शिफ्ट ऑफ पावर को रोका, वेस्ट को ऑक्सीजन दे, वेस्ट को सपोर्ट करे। लेकिन उसकी ये जो ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर डिप्लोमेटिक ना सही तो अफवाज पाकिस्तान ने उसको दंदान शिकन जवाब देके नाकाम बना दिया। और सर अभी जो कि ट्रंप ने कल ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि वो चाहते हैं कि जो कश्मीर इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाए। मुझे यहाँ तक याद है कि 2019 में भी ट्रंप ने ऐसी ही पेशकश की थी, पर भारत ने उसको रिफ्यूज़ किया कि ये हमारा जनाब इंटरनल मामला है। देखें, कश्मीर डिस्प्यूट तो जब पार्टीशन हुआ था तो बरतानिया जहाँ जहाँ से निकला है ना, वो हमें तारीख पढ़नी चाहिए, वो कुछ डिस्प्यूट्स छोड़ कर गया है ताकि उस रीजन में पीस ना हो। तो जो अमेरिका है ना, वो बरतानिया की ऑफशोर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर का मसला हल हो। ठीक है, कश्मीर का मसला हमने खुद हल करना होगा। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है? देखिए, पाकिस्तान एग्रेसर कभी भी नहीं था। पाकिस्तान ने इधर भी डिफेंड किया है, देन रिटेलिएट किया है। तो कश्मीर के मसले के हल करने के लिए हमें बहुत सारी और स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ये हमारी जो सरबरान है वो देखते हैं कि क्या करते हैं। अलबत्ता इस मसले के ज़रिए और पाकिस्तान के मौसर जवाब के बाद कश्मीर का मसला दोबारा ज़िंदा हुआ है, कश्मीरी अवाम की उमंगें दोबारा जागी हैं। बल्कि कश्मीर का मसला ज़िंदा नहीं हुआ, बल्कि दुनिया भर में मौजूद डिस्प्यूट्स, जो मुस्लिम डिस्प्यूट्स हैं, वो ज़िंदा हुए हैं। दुनिया में जहान इस्लाम को ये पता चला है कि हम ताकतवर हैं और हम दुश्मन को, जो मुसलमान दुश्मन हैं, उनको भरपूर जवाब दे सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी एक मुल्क की आर्मी तो है, लेकिन एक इस्लामी आर्मी है। ठीक है, तो इस इस्लामी आर्मी की फतह का पूरी मुस्लिम उम्मा पर बहुत मुस्बत असर पड़ा, और आपने देखा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की फतह की उम्मत मुस्लिमा ने खुशियां मनाई हैं। बिल्कुल सर, डीजी आईएसपीआर से ये क्वेश्चन भी हुआ रिगार्डिंग द ऑपरेशन नेम ना बुनियानुम मरसूस, तो उन्होंने कहा ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैंने बोला ना आपको, ये पाकिस्तान की इस्लामी आर्मी है, इसका बिलीफ जो है वो तौहीद है। ठीक है ना, तो जब ये आगे बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आता है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा के अगर इसको कुछ नुकसान होता तो ये पूरी जहान इस्लाम में डिसअपॉइंटमेंट का बाइस बनता। अब इसकी कामयाबी को आप पूरी दुनिया में देखें तो तमाम मुसलमानों ने इस कामयाबी को इंजॉय किया है, इसको जो है ना वो सेलिब्रेट किया है, और इसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया ने किया है। तो इस्लामी आर्मी है, और इसकी फतह ने ना सिर्फ इंडिया को जलील किया बल्कि इजराइल को जलील किया है। और इजराइल और अमेरिका की जो पुष्ट बना है उनको भी बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी को रीड नहीं कर सके और उसकी डेप्थ नहीं जा सके, उसकी स्ट्रेंथ नहीं जान सके, और उनको ये पता चल गया कि इस आर्मी ने, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है,
अभी तो हमने बहुत बहुत नॉर्मल रिटेलिएशन करी है। हमारे एयर चीफ ने कहा कि हमने जो है वो सर, लेकिन 10 ये- टारगेट लॉक किए थे जी जी जी। और हमने 5 टारगेट्स किए, यानी 10 टारगेट लॉक करने का मतलब है कि हम 10 जहाज उड़ा सकते थे। सही। सर, लेकिन इन द लॉन्ग रन अभी जो हमें विक्ट्री मिली है, खासकर ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके लिए कितनी मौसर ये साबित होगी? देखिए, मैंने ज़रा फिर कहा ना आपको कि ओवरऑल पाकिस्तान के अवाम को बहुत ज़्यादा एतमाद मिला है। हाँ। ठीक है, वो जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म हुआ है। पाकिस्तान के अंदर खुद यूनिटी आई है, पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हुई है, जी। क्योंकि अवाम के बगैर फ़ौज कुछ भी नहीं है ना। फ़ौज को अवाम की सपोर्ट चाहिए और आपने देखा कि 25 करोड़ फ़ौज थी और हमारे यही पास। फ़र्क था सर कि पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी, और जो भारतीय आर्मी को शिकस्त हुई है उसकी वजह यही थी कि कॉन्फिडेंस की कमी थी उनके ये अंदर। भारतीय आर्मी तो बुज़दिल आर्मी है, ये तो साजिशी लोग हैं। उनकी अवाम खड़ी भी हो जाती तो पाकिस्तान के मुसलमान गयूर अवाम जो शुजात रखती है, जो अकीदत तौहीद रखती है, उनका मुकाबला वो नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो हमारा तो मोरका हक था, जी। उनका वो पता नहीं संदूर अंदूर उन्होंने शुरू किया हुआ था। ठीक है, दहकता तंदूर हाँ, बन गया है ठीक वो। इसी तरीके से हमारी जो भी टर्मिनोलॉजीज थी वो इस्लामिक और कुरानिक थी। उनकी कोई टर्मिनोलॉजी के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी, हमारी मोटिवेशंस थी। हमारे पास जज्बा शहादत है, उनके पास जज्बा मौत भी नहीं है ना। जी। शहादत तो दूर की बात है, वो किसके लिए मरेंगे? जलने के लिए मरेंगे। तो ये एक बहुत बड़े मसाइल हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी को दुश्मन की फौज से जुदा करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारी आर्मी ने अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए, हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हमने टेक्नोलॉजी पे तवक्कल नहीं किया, हमने खुदा पर तवक्कल किया और अपनी टेक्निक पे तवक्कल किया। तो और उसकी जो है ना, हमने टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी है, अपने से बड़ी टेक्नोलॉजी को, अपनी से बड़ी अदद को शिकस्त दी है। और आप देखें नई प्रेसिडेंट रकम हुई है पाकिस्तान की तरफ से। और बिल्कुल सर, मैंने देखा कि टेलीग्राफ ने तो अपने फ्रंट पेज पे कैप्स पे लिखा हुआ था, द अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंग ऑफ द स्काई फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स। ओवरऑल देखें, हमारी तमाम फोर्सेस ने काम किया है। जवान हमारे बर्री फौज के ज़्यादा शहीद हुए हैं। ठीक है ना, तो बर्री फौज, बहरिया, फिजाइया, और अब हमारी चौथी फोर्स आ गई है, वो है साइबर फोर्स। ठीक है ना, हमने बल्कि चारों के मीडिया फ्रंट, हमारा 5 फ्रंट पे, बल्कि हमारी 6ठा फ्रंट हमारी आवाम थी। ठीक है, हमने हर फ्रंट पे इंडिया को शिकस्त दिया। जी। और सर, मोदी के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? बिकॉज पहले ही उन्हें गुजरात का बुचर का लक़ब मिल चुका है। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, यूके में तो उनका जाना भी बैन हो चुका था। लेकिन जिस मेंटल स्टेट से वो है गुजर रहे हैं, अभी जितनी सुर्खी का सामना हुआ है, फेस सेविंग नहीं मिल रही, बिहार का इलेक्शन उनके लिए करीब है, फिर जिस इनकॉम्पिटेंस फौज के वो सरबराह हैं, आपको नहीं लगता कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए रीजनली बल्कि इंटरनेशनल पीस के लिए भी मोदी एक खतरा है? जी, मोदी तो एक वहशी आदमी है ना। देखें, नेतन्याहू मोदी को तो आप कोई इंसान नहीं कह सकते, ये जानवर हैं, ये इंसानों के कातिल हैं। ये वो ज़ियोनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है और ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। यानी इसका पूरा एजेंडा है कि इंडिया के मुसलमानों को कुचलें, इंडिया की बाकी अक़लियतें जो मसीही की सूरत में हैं, जो उनके दीगर अक़लियतें उनको कुचलें। इसी तरह वो रीजन में भी यही चाहता है, बदमाशी करना चाहता है। ठीक है, तो उसका होना तो खुद हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह। देखें, अगर एक बड़ी जंग होती है तो खित्ते को नुकसान होता, इंडिया को भी नुकसान होता, तो हमें भी नुकसान होता। अगर इंडिया खुदा न खास्ता हम पे कोई बड़ा हमला करेगा तो क्या हम छोड़ देंगे उसको? हम भी उसको उससे बड़ा जवाब देंगे। तो इंडिया इस रीजन के लिए खतरा है, खुद हिंदुस्तान के लिए खतरा है। ये तो हिंदुस्तान की आवाम को चाहिए कि ऐसे वहशियों को क्यों बरसरे इख्तिदार लेकर आते हैं। क्यों हमारा जो दुश्मन है ना, उसकी नेचर बेसिकली सांप जैसी है ना। वो पता है कि अपनी स्क्रीन भी शेड करेगा लेकिन आपको डसेगा भी। तो क्या अभी हम इत्मीनान से बैठ सकते हैं या हमें विजिलेंट रहना होगा, हमें प्रोएक्टिव रहना होगा? देखिए, जब आप एक दुश्मन रखते हैं और दुश्मन भी इंडिया जैसा, तो आप कभी भी अनकॉन्शियस नहीं होते, आप ऑलवेज विजिलेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सवाल ही नहीं है कि हमारी फोर्सेस किसी सूरत भी आराम करेंगी। उनको पता है कि इस दुश्मन के सामने हमेशा चौकन्ना रहना, और चौकन्ना रहती हैं, तभी आप देखें हमारी सरहदें महफूज रहती हैं। दूसरी बात इसको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया किसी साजिश से बाहर आ जाएगा नहीं। वो LOC पर और ख़ुद हो सकता है हमारे मुल्क के अंदर साजिश करने की कोशिश करे। तो हमें अपने दाखिली पीस को भी बहुत मेंटेन करना पड़ेगा और अपनी बॉर्डर्स को भी। हमें दाखिली पीस को रेस्टोर करने के लिए हमारी सियासी मजहबी क़ुव्वतों को चाहिए कि वो यकजान हो जाएं दुश्मन के ख़िलाफ़, और किसी को भी ऐसा मौका ना दें कि वो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम करे, कोई प्रोपेगेंडा करे। ठीक है, क्योंकि दुश्मन क्या करता है, वो डिफेमेशन कैंपेन्स के ज़रिए आपके अपने इदारों पर एतमाद ख़त्म करता है। तो हमें इस डिफेमेशन कैंपेन्स पे नज़र रखना पड़ेगी कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं
कि जो रॉ के लिए, जो इंडिया के लिए, जो इसराइल के लिए काम करते हैं और हमारे इदारों को, हमारी अफवाज को कमज़ोर करने की साजिश करते हैं। क्योंकि सर मैं ये देख रही थी कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मुकम्मल हो चुका है, लेकिन भारत से अभी भी सिग्नलिंग आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखें, वो अपनी आवाम को मुतमिन करना चाहते हैं। फेस सेविंग उन्होंने एक कॉल पे ढेर हो गए वो। उनकी जब पिटाई हुई तो उन्होंने अमेरिका की मिन्नत तल्ले किए और कहा कि हमारी जान छोड़ाओ, ये तो हमें और मारेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टारगेट्स हमारे बढ़ना शुरू हो गए थे और हमने 250-200 किलोमीटर अंदर जाके मारा है। सही। जो हमारे मिसाइल लगे हैं उन्होंने 200-250 किलोमीटर अंदर जाके उनको हिट किया है जी और हमारे पास इससे भी आगे की रेंज थी। जी। ठीक है, अभी लीथल वेपन्स तो हमने यूज लीथल ही नहीं वेपन किए। ये तो कन्वेंशनल पे हम गए हैं। ठीक है, तो उनको खुद अंदाजा हो गया कि ये किस कदर एग्रेशन मूड में है। सही। तो इसकी वजह से उन्होंने अमेरिका के मन्नत तल्ले की और जब ट्रम्प ने ट्वीट की तो ये ट्वीट्स अमेरिका की तरफ से आई, ना कि इंडिया की तरफ से आई। तो उसके ऊपर मोदी जो कल तक ये बात कर रहा था कि इस्लामाबाद और कराची को तबाह कर दिया और चाय पिएगा, तो उसको तो शर्मिंदगी के बाद उसको सही। मुंह दिखाने की नौबत नहीं आई है ना। सर लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि हम ना अब अमेरिका से असलहा लेंगे, तो अमेरिका को 1000 टाइम्स सोचना चाहिए, क्योंकि जो राफेल का और S-400 का और इसराइल के जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं उनका हाल हुआ है, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंडिया को असलहा देना चाहेगा। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया अमेरिका का या यूरोप का चौकीदार है इस रीजन के अंदर। अगर हम ये समझें कि यूरोप जो है वो इंडिया की सपोर्ट बंद कर देगा या अमेरिका उसकी सपोर्ट बंद कर देगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। ठीक है ना, कुरान मजीद ही फरमाता है कि यहूद व नसारा आपस में दोस्त हैं, इनको अपना दोस्त ना समझो। ठीक है, तो आप इस गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि अमेरिका आपका दोस्त है। अमेरिका इसराइल का दोस्त है, अमेरिका हिंदुस्तान का दोस्त है और उनको ग़ुलाम चाहिए, उनको पाकिस्तान नहीं चाहिए। उनको पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप, जो शुजा लीडरशिप है वो नहीं चाहिए। उनको वो चाहिए जो उनके पपेट्स हैं। ठीक है, तो वो पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान, एक मुसल्ला पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान उनको पसंद नहीं है। तो वो इंडिया की सपोर्ट जारी रखेंगे, तो इसमें हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए, हमें खुदा पर तवक्ल करना चाहिए और अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, ताकि हम अपने दिफा से कभी गाफिल ना रहें। ये जो हमारे लोग शुरू कर देते हैं दिफा पे खर्च हो रहा है, दिफा पे खर्च हो रहा है। आज ये दिफा था तो आपका कराची बचा, आज ये दिफा था तो आपका इस्लामाबाद बचा, आज ये दिफा था तो आपकी 25 करोड़ आवाम बची। वरना देखें, उन्होंने पहले मरहले में आपकी एयर सपोर्ट बंद करनी थी, उसके बाद तो वो आसानी से आपके मुल्क के अंदर मिसाइल के जरिए अटैक करते। तो आपकी अफवाज ने उनके अटैक्स को आने ही नहीं दिया। ठीक है, अगर उन्होंने ड्रोन भेजे तो हमारे ड्रोन भी नई दिल्ली पे घूमते रहे। ठीक है, हमारे ड्रोन ने भी अटैक किया उनको। ठीक है, तो हम वन साइडेड सुनते रहे हैं और हम उसके ऊपर बातें करते रहे, तो हमारा जो नुकसान है वो उनकी निस्बत 10% भी नहीं है। हमने उनको बुरी तरह तबाह किया है, हमने उनको बुरी तरह बर्बाद किया है। वो जो उनका सबसे बड़ा मिसाइल था ब्राह्मोस, उसका डिपो तबाह कर दिया हमने। उनके जो बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट थे वो तबाह किए। यानी अगर हम उनका कॉस्टिंग लगाएं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट जो अभी जो सामने आ रही है, तो हमने उनको एटलीस्ट 4 to 5 बिलियन डॉलर का मिलिट्री लॉस किया हमने उनका। तो ये बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। बिल्कुल, तो भारत को जनाब हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और आई थिंक अगर दोबारा भारत ने हम पे जारियत का सोचा भी तो कम से कम उसको 1000 दफ़ा सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि जाहिर है उसको मुंह तोड़ और दंदान शिकन जवाब मिलेगा और शायद अब इससे भी ज़्यादा बुरा हाल किया जाएगा। सर बस जाते जाते मेरा एक सवाल है, हम बड़े खुश हुए थे कि शायद एक और पायलट हमारे कब्ज़े में आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई पायलट हमारे कब्ज़े में नहीं है। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, मैंने कहा लास्ट टाइम चाय पिलाई थी, इस बार कॉफ़ी पिलाते। नहीं, इस दफ़ा तो हमने उनके जहादी तबाह कर दी ना बुरी तरीके से, तो इस दफ़ा जो उनका लॉस है वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी अफवाज ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जितनी भी मीडिया ब्रीफिंग दी है, इवन हमारे मीडिया ने भी, उसमें कोई भी चीज़ जो है ना हमने ऐसी नहीं बताई कि जो गलत हो। हमने अपने लोगों को गलत बयानी नहीं करी, हमने अपने लोगों को गलत नहीं बताया। तो हमें अपने ऑफिशियल्स पे ट्रस्ट है और उन्होंने हमें सही इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए हमारी आवाम बहुत मुतमईन है। और इंडिया वालों ने अपनी आवाम का जो है वो वॉरमॉन्गरिंग मिजाज बनाया था और वो आज शर्मिंदा भी हैं और जलील भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और भारत को हसीमत का सामना करना पड़ा है, हर महाज पर ही उसको सुबकी हुई है और मोदी को तो इस वक्त फेस सेविंग भी नहीं मिल रही है। खुद भारत के अंदर से मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, यहाँ तक कि जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आज की पॉडकास्ट भी यहीं पर ख़त्म होती है। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार निसार सैयद साहब मेरे साथ मौजूद थे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग मी, और अगली पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
खबर के अंदर की खबर। जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ? वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती घर में आकर, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।